अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है, वो है गेमिटोजेनेसिस का। इसके बाद जो जनरल हमारी एम्ब्रियोलॉजी है ना, मेन वो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल के लिए हमारे सिर्फ रह जाएंगे मेजर जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। अब हमने क्या, किस तरीके से हम हमारी एम्ब्रियोलॉजी को लेकर चले हैं, हम इस तरह से लेकर चले हैं कि हमने पहले पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी को, उसके माइटोटिक फेजेस को। उसके बाद हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो कैसे एक जाइगोट डिवाइड करता है और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और बॉडी की कैविटीज़ बनती हैं। ठीक है, उन कैविटीज़ के बाद हमने किया कि उनकी जो बाहर वाली सैक है वो कैसे बनती है। उस सैक के अंदर आपने अब फीटस का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड आना है, सारा कुछ आना है। ठीक है, तो उसके लिए ब्लैडर कैसे बनता है। अब हम करेंगे जेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली अब हमने जो चीज़ पढ़नी है ना गेमिटोजेनेसिस में, ये है मेल और फीमेल गेमीट्स की डेवलपमेंट। मेल और फीमेल गेमीट्स क्या होते हैं? आपके पास होते हैं आपके ओवा और स्पर्म्स। इन्हीं की बेस पे डिसाइड होता है कि इट इज़ अ बेबी बॉय और अ गर्ल। तो अब हम बेसिकली उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। अब जब हमने योग सैक पढ़ा था तो हमने एक चीज़ पढ़ी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। जो आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं जो कि बनते हैं योग सैक से, और ये ही डेवलप होते हैं स्पर्म्स और एग्स में। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जेनेटिक और एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, स्पर्म्स की अलहदा, एग्स की अलहदा। अब क्या होता है कि जो आपका एपीब्लास्ट है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा ये टेक्निकल है और ये एमसीक्यू पॉइंट से के हवाले से ज़रूरी है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना है। जो आपका एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट पढ़ा था ना हमने स्टार्ट में, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, जिससे एक्टोडर्म, एंडोडर्म बनती है। ये सेकंड वीक में मूव करता है टुवर्ड्स द योक सैक। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो योक सैक प्राइमोर्डियल सेल्स बनाती है। वो प्राइमोर्डियल सेल्स एपीब्लास्ट के अंदर बनते हैं और सेकेंड वीक में वो चले जाते हैं आपके योक सैक के अंदर। योक सैक से ये जाते हैं इन ओवरीज इन सिक्स्थ वीक। ठीक है, ये चीज़ समझ लगी है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आपके एपीब्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, सेकेंड वीक में बनते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड वीक ये बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये सिक्स्थ वीक के अंदर ओवरीज में जाते हैं। ठीक है, 2 डेट्स हैं, सेकेंड वीक में ये बने हैं और सिक्स्थ वीक में ये गए हैं ओवरीज के अंदर। वहां जाकर के इन्होंने बनाया है ऊगोनिया। ठीक है, ये ऊगोनियम बनाया है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ है। ठीक है, दे डिफरेंशिएट इनटू ऊगोनिया एंड जेनिटल रिजेस। ठीक है, और ये फिर आगे जाकर के ये ऊगोनिया ओवरीज बनाएंगी। अगर ये स्पर्मेटोगोनिया होते तो ये स्पर्म्स बनाते। ठीक है, और जो आपकी जेनिटल रिजेस होती हैं वो फिर आपके बनाते हैं गोनैड्स। वो गोनैड्स या तो ओवरीज बनते हैं या टेस्टिस बनते हैं। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ना, इनकी होती है हाई एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी। ठीक है, और इसी से ये सेल्स आइडेंटिफाई होते हैं। एमसीक्यू पॉइंट अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का हम कर रहे हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं सेकेंड वीक में बनते हैं इनसाइड एपीब्लास्ट। ठीक है, सिक्स्थ वीक में ये जाते हैं अपनी लोकेशन पर टेस्टिस या ओवरीज के अंदर, और इनकी हाई एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती है, यानी एएलपी ज़्यादा होता है इनमें। ठीक है,
यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सारे सेम पेज पे हैं? इसके बाद ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसलिए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि आपके जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ना, इन्होंने बनाना है गैमीट। गैमीट क्या है? बेसिक रिप्रोडक्टिव सेल है आपका, ठीक है। अब ये गैमीट से बनते हैं oogonia या स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं। फीमेल्स में क्या आता है कि आपके पास एक चीज़ आ जाती है विच इज़ oogonia, ठीक है। जो oogonia है वो एक स्मॉल डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड का मतलब है इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाता है, ठीक है, और फिर आगे जाकर के हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है। oogonia enters meiosis 1 and undergoes replication। अब जब लेक्चर का स्टार्ट था तो किसी ने हमसे पूछा था कि एक एमसीक्यू आता है कि अरेस्ट करते हैं सेल्स इन प्रोफेस एंड मेटाफेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस में होता है। देखो, फीमेल्स के ना लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं। अगर बाय बर्थ या बिफोर बर्थ ही वो बनना शुरू करेंगे तो बाय द टाइम द फीमेल इज मेच्योर शी विल नॉट हैव एनी एग्स लेफ्ट इन हर बॉडी। उसकी वजह से ये जो एग्स होते हैं या ये जो डेवलपमेंट होती है ना, ये अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है फॉर सम टाइम भी, जब तक कि हमारे पास प्यूबर्टी या हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब होता क्या है कि आपके oogonia से आपके पास बनता है प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte बनता है माइटोसिस से। क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है तो माइटोसिस होती है और प्राइमरी oocyte बनता है, और प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में जाके रुक जाता है। प्रोफेज 1 में हमने पढ़ा था ना कि प्रोफेज 1 में अभी जो क्रोमोसोम है वो विजिबल ही हुआ है, ठीक है। अभी वो विजिबल हुआ है और सेपरेट होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी ये विजिबल ही हुआ है कि इसकी डेवलपमेंट रोक दी है, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट होती है स्टार्ट प्यूबर्टी के बाद। जब प्यूबर्टी होती है तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि प्यूबर्टी में आपके पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स इनिशिएट करवाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर होती है मायोसिस। मायोसिस में क्या था? मायोसिस में आपके क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको इस कॉन्सेप्ट की समझ लग रही है? पहले oogonia में माइटोसिस हुई, माइटोसिस में हमने उसको रोक दिया, उसके बाद प्यूबर्टी हुई, प्यूबर्टी में हमने कराया मायोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास बना प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte एक सेल है जो कि मायोसिस 1 का प्रोसेस करवाता है, ठीक है। और इसको हम कह लो मदर सेल भी कहते हैं क्योंकि इसी से सारा कुछ अब शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocytes है ना, ये 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ में बन जाते हैं। यानी यहाँ पे जहाँ ये अरेस्ट हुआ है ना, ये 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ में अरेस्ट हो गया है, ठीक है। और ये मेच्योर भी हो जाता है बाय 5th मंथ या 20th वीक ऑफ फीटल लाइफ। ये एमसीक्यू पॉइंट है। ये वाली चीज 5th मंथ, ये अरेस्ट इन प्रोफेज 1, ये सब एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। अब ये मायोसिस 1 में डोरमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ये चीज? प्यूबर्टी होने तक प्राइमरी oocyte आपका डोरमेंट है। अब प्यूबर्टी हो गई है, अब प्राइमरी oocyte जो है वो एक्टिव हुआ है, ठीक है। और ओवुलेशन के दौरान, ओवुलेशन हैपेंस इन प्यूबर्टी, ओवुलेशन के दौरान प्राइमरी oocyte ने मायोसिस 1 कंप्लीट किया और ये बनाया सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। देखो, हमने अब एक क्रोमोसोम कहीं तो भेजना है, तो हमने एक सेकेंडरी oocyte बनाया है और एक पोलर बॉडी बनाई है।
पोलर बॉडी क्या है? पोलर बॉडी एक हैप्लॉइड सेल है जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया था ड्यूरिंग oogenesis। जनरली इस सेल के पास कोई एबिलिटी नहीं होती कि ये फर्टिलाइज हो सके, तो इसलिए इसको पोलर बस इसकी पोजीशन के बेस पे इसका ये नाम दिया होता है। ठीक है। सर्वाइकल म्यूकोसा सेकेंड डे ऑफ ओवुलेशन पे पीक पे होती है। oogonia माइटोसिस करके बनाता है प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte एंटर्स मायोसिस। ठीक है। अब मायोसिस हो गया है, सेकेंडरी oocyte बना है। ठीक है। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद क्या हो गया? ओवुलेशन हुई है। ओवुलेशन हुई है और स्पर्म की एंट्री हुई है और फर्टिलाइजेशन हो गई है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ना तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास क्या आया है कि मिच्योर oocytes बने हैं। फर्टिलाइजेशन हुई है तो अब मायोसिस 2 कंप्लीट होगी। ये मायोसिस 2 है। ठीक है, यानी सेकंड फेज ऑफ मायोसिस कंप्लीट होगा। उसमें क्या होगा कि मिच्योर oocytes बनेंगे और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है। कैसे सेकंड पोलर बॉडी बनेगी कि आपके पास स्पर्म की भी तो क्रोमोसोम आएगा तो वो मिल करके बेसिकली एक फर्टिलाइज एग बनाएगा। ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हमने कहा है oogenesis। और oogenesis के बाद हमने डिस्कस किया है कि अब आपके पास एक फीमेल बन गई है, अब वो मैच्योर हुई है, उसकी प्यूबर्टी हुई है, ओवुलेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है, तो फिर क्या होगा? मैं इस सारे प्रोसेस को एक दफ़ा अब करती हूँ रिपीट। सबसे पहले आपके पास था एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने ओवरी में जा करके बनाया oogonia। उस oogonia ने किया डिवाइड और एक और चीज़ बनाई प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte ने अब ये सारा कुछ करना है, फर्टिलाइजेशन करनी है और एक फर्टिलाइज एग बनाना है। लेकिन अगर ये पहले ही बना लेगा ना तो फीमेल एग्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा जो सेल है उसने इसको रोक दिया प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 एक फेज होता है माइटोसिस का, हमने पढ़ा है, उसमें इसने इसको रोक दिया। अब प्यूबर्टी हुई। ठीक है। प्यूबर्टी में क्या हुआ? प्यूबर्टी में ये हुआ कि आपका जो FSH है ना उसने स्टिमुलस दिया है कि अब प्यूबर्टी हो गई है, अब इसकी मायोसिस कराओ। मायोसिस 1 हुई, यानी पहला फेज हो गया मायोसिस का और ये बन गया सेकेंडरी oocyte। लेकिन अभी भी ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो हमने इसको ज़ाया तो नहीं करना, तो हमने इसको अरेस्ट कर दिया है इन मेटाफेज 2। ठीक है, ऑफ मायोसिस। यहाँ तक समझ लगी? सेकेंडरी oocyte एंटर करता है मायोसिस 2 को और अरेस्ट होता है इन मेटाफेज ऑफ मायोसिस 2। फिर फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद ये मायोसिस 2 कंप्लीट हुई और फर्टिलाइज एग बना। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? सब क्लियर है? अगर आप क्लियर हो तो फिर हम हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस पे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास चीज़ आ जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एक ही तरह का चीज़ है, सिर्फ एक में मेल बन रहा है, एक में फीमेल बन रहा है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। प्यूबर्टी में ये होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होता क्या है? होता ये है, हाँ जी, मायोसिस 2 स्टार्ट एट सेकेंडरी oocyte। वहाँ पे सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन पे कंप्लीट होता है। और ये MCQ के क्वेश्चन है, ओवुलेशन से पहले कौन सा फेज अरेस्ट होता है, ओवुलेशन के बाद कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन पे कौन सा होता है।
ठीक है, अब आपके पास आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा FSH था ना, उसने हमारे oocyte बनाए थे, उसी तरीके से क्या होता है कि आपका जो LH है ना, लुटेनाइजिंग हार्मोन, वो आपके लेडिक सेल्स पे जाता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कौन सी सेल ऑर्गेनेली थी, ये हमने कल ही पढ़ा है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली थी जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है, जो अबंडेंट होती है लेडिक सेल्स में? SCR, बिल्कुल ठीक। अब क्या होता है, अब यहाँ ये नॉलेज काम आता है। LH जो है लुटेनाइजिंग हार्मोन, वो लेडिक सेल्स पे गया, उसको स्टिमुलेट किया, उसने ना टेस्टोस्टेरोन बना दिया आपका। टेस्टोस्टेरोन गया सर्टोलाइज सेल्स पे और वहां जाकर उस टेस्टोस्टेरोन ने कहा कि आप स्पर्म्स बनाने हैं। टोटल ये प्रोसेस लेता है 74 डेज। ठीक है, कुछ बुक्स में 72 से 74 लिखा है, कुछ बुक्स में सिर्फ डायरेक्ट 74 लिखा है। ठीक है, टोटल ये 74 डेज का प्रोसेस है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका oogenesis है। सबसे पहले आपके पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, उस प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने पहले तो 6th वीक में वो ओवरी में गया था ना, यहाँ वो टेस्टी में जाएगा, टेस्टी में जाएगा और फिर ये बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या करेगा कि ये बेसिकली डिवाइड होगा इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे वो आगे जाकर के फिर डिवाइड होंगे और वो मायोसिस 1 में जाएंगे, फिर वो बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना आपके पास, ये कंप्लीट करेंगे मायोसिस 2 और हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और इवेंचुअली जो आपके पास बनेगा वो आपके पास स्पर्मेटिड बनेगा, जो मिच्योर होके स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। यहाँ तक ये आपका मेल साइकिल है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये 6th वीक में गया है टेस्टिस के अंदर, वहां जाके इसने स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। जैसे फीमेल में ओवरी बनाई थी ना, वो गोनिया बनाया था, वैसे स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। उस स्पर्मेटोगोनिया ने बनाया माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, माइटोसिस किया बिल्कुल वैसे जैसे ऊगोनिया ने माइटोसिस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, उसने मायोसिस 1 शुरू किया। ठीक है, पर इसने भी अभी मायोसिस 1 कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, मायोसिस 1 करके इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। ठीक है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, उसने फिर किया है माइटोसिस 2। मायोसिस 2 के बाद आपके पास 4 स्पर्मेटिड्स आ गए, यानी 1 से 2 बने, 2 से 4 बने। ठीक है, चारों में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हो गए, क्योंकि मायोसिस है ना तो क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। ठीक है, वो 4 स्पर्मेटिड्स ने फिर बनाया स्पर्मेटोजोआ। अब समझ लगी, स्पर्मेटोगोनिया ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर मायोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी बना, फिर मायोसिस 2 हुआ, फिर स्पर्मेटिड बना, फिर वो स्पर्मेटिड मेच्योर हुए। ठीक है, मेच्योर होने का प्रोसेस हमने सारा रिप्रोडक्शन में किया था कि ये आपके सर्टोलाइज सेल्स में जाते हैं, वहाँ इनको नरिशमेंट मिलती है, नरिशमेंट से ये मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद ये स्पर्म्स बनते हैं, फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अब सबको?
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?